इस कहानी की शुरुआत होती है यूना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। वो काफी ज्यादा घबराई हुई सी हालत में फोन बूथ पर खड़े होकर किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों के साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी खून लगा हुआ था, जिसे देखकर ये पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले ही वो किसी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी होगी। सामने से जब इस कॉल का कोई जवाब नहीं आता तो वो सिसकते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तो आखिर ये लड़की कौन है और किस वजह से उसकी ये हालत हो रखी है, ये सारी बातें हमें इस कहानी में आगे समझ आएंगी। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होकर कोरिया की एक जेल की तरफ पहुंचता है। इस जेल के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही तरह के कैदियों को रखा जाता है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है हान नाम के एक आदमी को, जो असल में इस जेल का एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। हमेशा से ही हान अपने काम को लेकर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी रहा है और इसीलिए जब उसे आज रात कंट्रोल रूम में एक गार्ड सोता हुआ नजर आता है तो हान उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पैसे जागने के मिलते हैं या सोने के? ड्यूटी के समय किसी का भी यहाँ पर सोना मना है, इसलिए चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जागते रहो। यहीं दूसरी तरफ इस जेल का एक और गार्ड इस जेल के ही किसी कमरे में एक कैदी के साथ इंटीमेट होने में लगा हुआ था। दरअसल कभी कभी कुछ फीमेल कैदी अपने कुछ पर्सनल फायदे के लिए भी इस तरह के कदम उठा लिया करती हैं। फिर जब हान को इस बारे में पता चलता है तो वो उस गार्ड को बुरी तरह से डांटते हुए उसे 2-4 थप्पड़ भी मार देता है। साथ ही हान ने उससे ये भी कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब करने की? तुम्हें यहाँ पर रखा गया है इन लोगों पर निगरानी रखने के लिए, ना कि इनका फायदा उठाने के लिए। अगर दोबारा कभी मैंने तुम्हें इस तरह की हरकतें करते देखा तो याद रखना कि नौकरी जाने के साथ साथ तुम्हें जेल भी जाना होगा। फिर अगले दिन जब इस जेल में काम करने वाले हान के एक दोस्त को इस बारे में पता चलता है तो वो हान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि डांटना तक तो ठीक था, लेकिन तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि जेलों में इस तरह की चीजें होना बहुत आम बात है, और अगर उस फीमेल कैदी को कोई ऐतराज नहीं था तो तुम्हें भी इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में हान कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी की जेलों में क्या होता है, लेकिन मेरे रहते हुए यहाँ पर इस तरह की चीजें कभी भी अलाउ नहीं की जाएंगी। हान का दोस्त भी ये बात जानता है कि वो बस ऊपर से ही सख्त होने का दिखावा करता है और अंदर से वो एक बहुत ही नरम दिल आदमी है। इसके बाद वो हर रोज की तरह कैदियों को देखने के लिए इस जेल के ग्राउंड के पास जाकर टहलने लगता है। इन्हीं कैदियों में से एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ पर पिछले 10 सालों से है, हान को उसके अच्छे व्यवहार की वजह से काफी ज्यादा पसंद करता है। वो हान से कहता है कि तुम्हें तो ये पता ही होगा कि मैं चिकन कितना अच्छा बनाता हूँ, तो क्या तुम आज रात मेरे साथ चिकन पार्टी करना चाहोगे? देखो हान, मुझे भी ये बात पता है कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो क्या इस बार तुम उसे मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगे? हान उसे बड़े ही पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि ये नियमों के खिलाफ है, इसलिए मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये दोनों लोग अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हान के लिए एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिस वजह से वो तुरंत ही यहाँ से भागकर इस जेल के एक दूसरे हिस्से में गया। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि एक महिला कैदी ने इस जेल में उत्पात मचा रखा है। ना जाने कैसे किचन वाला चाकू इस औरत के हाथ लग गया और तब से ही उसने बवाल काटकर एक गार्ड को जख्मी भी कर दिया है। फिर किसी तरह हान उसे काबू में करके वो चाकू उससे छीन लेता है। हान को इस जेल में अक्सर ऐसे अजीबोगरीब तरह के केसेस को हैंडल करना पड़ता है। इसी दौरान उसकी नजर इस जेल की कुछ और नई कैदियों पर पड़ती है और इन्हीं कैदियों में से एक लड़की थी यूना, जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में उस फोन बूथ के अंदर देखा था। फिर रात के समय दिखाया जाता है कि हान अपने एक दोस्त जून के साथ किसी पार्टी में है। यहाँ पर हान के अलावा बाकी सभी लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए थे, लेकिन आज भी हान अपनी 2 साल पहले मरी हुई पत्नी को भुला नहीं पाया है। असल में हान एक विडो है और आज से लगभग 2 साल पहले उसकी वाइफ किसी कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसके दोस्त चाहते हैं कि वो अपनी बीती जिंदगी को भुलाकर अब आगे बढ़े, लेकिन आज तक भी हान अपने वाइफ के गुजर जाने के ट्रॉमे से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया। इस पार्टी में आई हुई एक लड़की हान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर जल्द ही हान ने उसे समझा दिया कि फिलहाल वो इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, और इतना कहने के बाद वो इस पार्टी को छोड़कर यहाँ से चला गया। इस पूरे वाकये से हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद हान ने अपने आप को बहुत ज्यादा सीमित कर लिया है, और भले ही वो ऊपर से सख्त होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी नजर आता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ सा काफी अकेला पड़ चुका है। रात को सोते हुए सपने में अक्सर उसे वो एक्सीडेंट वाला दिन नजर आता है जहाँ पर वो और उसकी वाइफ दोनों घायल अवस्था में एक दूसरे के अगल बगल पड़े हुए थे। उस दिन के बाद से ही हान की जिंदगी का चैन और सुकून दोनों गायब हो गया, और चाहकर भी अपने अंदर चल रही इस सारी उथल पुथल को वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाता। फिर अगले दिन उस जेल में कैदी नंबर 430 यानी कि यूना से मिलने के लिए उसका एक कजिन यहाँ पर आता है। वो यूना से कहता है कि तुमने मुझे कॉल करके इन सब चीजों के बारे में बताया क्यों नहीं? भले ही हमारा रिश्ता थोड़ा दूर का हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या अब तक तुमने अपने लिए कोई वकील किया है? इस आदमी के दिलासा देने के बाद भी यूना को उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, और यही वजह थी कि अब तक उसने अपने लिए कोई वकील भी हायर नहीं किया था। फिर इसके बाद जब वो इस जेल के एक गार्ड के साथ अपने लॉकअप रूम की तरफ वापस जा रही थी तो यहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात एक बार फिर से सिक्योरिटी चीफ हान से होती है। उसके पास पहुंचते ही वो शायद जानबूझकर लड़खड़ा गई।
फिर जैसे ही हान ने उसे सहारा देकर ऊपर उठाया, अचानक से ही इन दोनों की नजरें टकराईं और कुछ देर तक एक दूसरे को यूं ही घूरती रहीं। उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद आज पहली बार हान को किसी लड़की को देखने के बाद कुछ महसूस हुआ था। इसके बाद वो अपने ऑफिस में वापस जाकर यूना के ऊपर चल रहे केस के बारे में पता करने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि यूना के ऊपर किसी कंपनी के प्रेसिडेंट का मर्डर का आरोप है, और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि वो एक स्टेटलेस पर्सन है, यानी कि यूना के पास फिलहाल किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद हान अब यूना की पूरी कहानी जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस होने लगा था। यहीं दूसरी तरफ जब यूना अपने लॉकअप के अंदर बंद थी तो उसके साथ के बाकी कैदी उसको भला बुरा कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। वो लोग कह रहे थे कि ये एक बदचलन औरत है जिसने अपने फायदे के लिए एक शादीशुदा अमीर आदमी को फंसाया था। फिर बाद में जब उस आदमी ने इसे पैसे देने से मना कर दिया तो इस दुष्ट औरत ने बड़ी ही बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। यहाँ शुरू में तो यूना उन लोगों को इग्नोर करती रही, लेकिन इस पर भी जब वो लोग चुप होने का नाम नहीं लेते तो गुस्से में वो उन लोगों से झगड़ने लगती है। वहाँ मौजूद और भी कैदियों के बीच इस हाथापाई को देखकर वहाँ पर मौजूद लेडी गार्ड ने तुरंत ही हान को बुलाया। पहले तो उसने बाहर से उन पर चिल्लाकर उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन इस पर भी जब वो लोग नहीं माने तो उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि इन सभी लोगों पर डंडे बरसाए जाएं। मार मार कर इन सभी लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। यहाँ बाकी के कैदियों को तो कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से यूना को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि यूना असल में 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उन कैदियों के बीच की हाथापाई के दौरान उसका मिसकैरेज हो गया। हान भी ये बात समझ चुका था कि बाकी के कैदी यूना को यहाँ पर जीने नहीं देंगे, और इसीलिए वो अपने सीनियर से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि यूना को किसी सिंगल सेल में बिल्कुल अकेले रखा जाए। यहाँ परमिशन मिलने के बाद वो यूना को देखने के लिए उसके हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यूना बेड के नीचे पड़ी थी, और इस कमरे की हालत को देखकर वो समझ जाता है कि उसने जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। फिर वो जल्दी से नर्स को बुलाकर उसे एक बार फिर से बेड पर लेटवाता है। हान भी इस बात को समझता है कि मिसकैरेज हो जाने की वजह से ये लड़की काफी दुखी होगी, और इस बात के भी काफी आसार है कि वो एक बार फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो यही सब सोचते हुए आज रात हान इसी हॉस्पिटल में ही रुकता है। फिर अगली सुबह जब यूना को होश आया तो उसने अपनी बगल वाली बेड पर हान को लेटे हुए देखा। इसके बाद उसने वहां पर रखा हुआ एक गमला तोड़कर उसके टुकड़ों में से एक ऐसा पत्थर उठाया जो आगे से काफी ज्यादा नुकीला था, लेकिन इससे पहले कि वो इस नुकीले पत्थर से अपने हाथ की नसों को काट पाती, हान भी अब जाग चुका था और उसने तुरंत ही यूना को ऐसा करने से रोक लिया। वो हान से कहती है कि मुझे मर जाने दो, क्योंकि मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची। हान कहता है कि वजह तो मेरे पास भी नहीं है और शायद किसी के पास भी नहीं होती, लेकिन कई बार हमें बिना वजह के भी जीना पड़ता है। हान अपने जेल के कैदियों को ऐसे सेल्फ हार्म करता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि कल को जेल एडमिनिस्ट्रेशन को ही इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर इसके कुछ दिनों बाद जब यूना ठीक हो जाती है तो उसे वापस से उसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर एक दिन विरोधी पार्टी का वकील यूना से मिलने के लिए इस जेल में आता है। वो यूना से कहता है कि तुम्हारे ऊपर प्रेसिडेंट चोई की हत्या करके वहां से भाग जाने का आरोप है, और इस हत्या के पीछे का मेन मकसद था उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी जायदाद को हड़पना। देखो, मैं तुम्हारे इन सारे गुनाहों को बहुत ही आराम से कोर्ट में साबित कर दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लो। इसके जवाब में यूना कहती है कि मुझे क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगी। तुम शायद प्रेसिडेंट चोई के कोई पालतू कुत्ते होगे और इसीलिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए यहाँ पर भौंकने आए हो। यूना के इस जवाब से उस वकील को काफी गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि अभी भी इस लड़की की अकड़ पूरी तरह से गई नहीं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि इस जेल में काम करने वाले हान के उस गार्ड दोस्त को भी अब ये बात समझ आने लगी है कि हान और यूना के बीच आजकल कुछ तो चल रहा है। वो हान से कहता है कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन हान इसके जवाब में कुछ कहने के बजाय इस बात को बस मुस्कुरा के टाल देता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि यूना के कजिन ने उसके लिए भी एक वकील हायर कर लिया है। जब वो यूना से मिलने के लिए इस जेल में आया तो वो यूना को हिम्मत देते हुए कहता है कि भले ही सब कुछ हमारे खिलाफ हो, लेकिन अभी भी हम इस केस को जीत सकते हैं। इस केस से रिलेटेड वो यूना से जिस तरह के सवाल पूछ रहा था, ना जाने क्यों ये लड़की उन सवालों का जवाब देना नहीं चाहती, और साथ ही वो उस वकील से ये भी कहती है कि सब कुछ करने से बेहतर है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। इसके बाद जब वो वकील यहाँ से वापस जा रहा था तो रास्ते में हान उसे रोककर इस केस के बारे में पूछने लगता है। वो वकील कहता है कि ये लड़की खुद को बचाना ही नहीं चाहती, अभी कुछ दिनों बाद ही पहली पेशी होने वाली है, लेकिन मेरी काफी कोशिशों के बाद भी इस लड़की ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। फिर यूना की जिंदगी को और ज्यादा करीब से समझने के लिए हान एक दिन उसके कजिन से मिलता है। इन दोनों के बीच हुई बातचीत से हान को पता चला कि यूना की माँ असल में एक नॉर्थ कोरियन भगौड़ी थी और यूना का फादर भी एक भगौड़ा ही था जो असल में साउथ कोरिया से बिलोंग करता था। उन दोनों ने ही अपनी पूरी जिंदगी खानाबदोश तरीके से इधर उधर घूमकर काट दी, और यही वजह थी कि यूना के जन्म के समय उन दोनों के पास ही किसी भी देश की नागरिकता नहीं थी। फिर बाद में किसी रोड एक्सीडेंट में वो दोनों ही एक साथ मारे गए, और तब से लेकर कई सालों तक यूना भी इधर उधर भटकती रही।
यूना की माँ की ये तमन्ना थी कि वो एक दिन साउथ कोरिया में जाकर बसे, और यही वजह थी कि उन दोनों के गुजर जाने के बाद यूना ने भी अपनी जिंदगी का आखिरी ठिकाना साउथ कोरिया को ही बनाया। आज से लगभग 1 साल पहले वो घूमते फिरते हुए इस देश में पहुंच गई, लेकिन यहाँ का कानून सख्त होने की वजह से उसे अब तक भी इस देश की नागरिकता नहीं मिल पाई। उसके कजिन से ये सारी बातें जानने के बाद अब कहीं जाकर हान को यूना की जिंदगी की सारी कहानी समझ आई। वो फैसला करता है कि यूना को इस लफड़े से बाहर निकालने के लिए वो उसकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद वो दिन भी आ गया जब यूना को पहली बार कोर्ट में पेश किया जाता है। यूना पर लगे हुए आरोपों को साबित करने के लिए विरोधी पार्टी का वकील कुछ गवाहों को कोर्ट में पेश करता है। यूना की तरह ही ये लड़की खुद भी प्रेसिडेंट चोई के घर पर काम किया करती थी। इस लड़की के मुताबिक यूना ने उस आदमी को अपने प्यार में फंसाया था और फिर कई महीनों तक उसे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती रही। फिर बाद में जब एक दिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो गुस्से में आकर यूना ने उस आदमी को मार डाला। इसी के साथ कोर्ट में एक वीडियो भी पेश किया जाता है जो यूना ने खुद अपने फोन में बनाया था। ना जाने इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद ये बात काफी हद तक तय हो चुकी थी कि यूना ने ही वो जुर्म किया होगा। ये पेशी खत्म होने के बाद यूना का कजिन हान को मिलकर बताता है कि यूना का केस फिलहाल बहुत ज्यादा कमजोर है और साथ ही साथ इस देश की नागरिकता ना होने की वजह से उसको माफ किए जाने का भी कोई चांस नजर नहीं आता। फिर उस रात हान यूना को उसके लॉकअप से निकालकर उसे इस जेल की छत पर लेकर जाता है। वो चाहता था कि यूना अपने हिस्से की सच्चाई उसे बताए, लेकिन इस बार भी यूना का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा ठंडा था। वो हान से सिर्फ इतना ही कहती है कि शायद सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगो। फिर इसके बाद जब हान उसे उसके लॉकअप तक छोड़ने के लिए वापस जाता है तो इस गेट के बंद होने से पहले ही यूना उसके होठों को चूम लेती है। जाहिर है कि अब हान भी उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा था और यही वजह है कि यूना के लिए अब उसने इस जेल के कायदे कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया है। उसको वहां से गुजरते वक्त जब एक लेडी गार्ड ने देखा तो वो अच्छे से समझ गई कि हान कहां से आ रहा है। हान के सामने तो किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे इस जेल के ज्यादातर लोगों को इन दोनों के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता लग चुका था। वो लोग अक्सर उसके पीछे हान के इस बदले हुए अवतार के बारे में बात किया करते थे। फिर एक दिन उस मरने वाले आदमी यानी कि प्रेसिडेंट चोई की वाइफ यूना से मिलने के लिए जेल में आती है। वो यूना के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए उसे काफी ज्यादा भला बुरा कहती है। वो चाहती थी कि यूना कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि उसके पेट में जो बच्चा था वो असल में उसके पति का नहीं बल्कि किसी और आदमी का था। इसके अलावा भी वो यूना के लिए बहुत ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग की जा रही थी। यूना इस औरत के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी सारी बातें उसे किसी सदमे जैसी महसूस हो रही थी। फिर वो रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इस वजह से उसे एक बार फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इस बारे में जब हान को पता चलता है तो वो अपने जेल स्टाफ पर गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि जब तुम्हें ये बात पता है कि किसी भी कैदी को विक्टिम की फैमिली से नहीं मिलवाया जाता, फिर भी तुम लोगों ने ऐसा कैसे होने दिया। इसके बाद वो यूना को देखने के लिए उसके हॉस्पिटल में जाता है और इस बार भी यहाँ पर हान को उस लेडी गार्ड ने देख लिया जिसने आज से कुछ दिन पहले उसे यूना के लॉकअप से वापस आते हुए देखा था। हान और यूना के बीच के इस रिश्ते की चर्चा अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर एक दिन हान का दोस्त उसे अकेले में ले जाकर उससे पूछ ही लेता है कि आखिर उस लड़की को लेकर तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी किसी कैदी की इतनी ज्यादा फिक्र करते हुए नहीं देखा। देखो हान, उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है और मैं श्योर हूँ कि वो अपने फायदे के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हान उसके इश्क में इतना ज्यादा डूब चुका था कि अपने दोस्त की ये बात सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपने दोस्त का कॉलर पकड़ते हुए उसे धमकी दी कि आगे से वो कभी भी यूना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। फिर इसके कुछ दिनों बाद यूना की एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होती है। यूना का वकील उसे बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा था, लेकिन एक तो यूना की तरफ से ये केस बहुत ज्यादा कमजोर था और दूसरी बात ये कि इस लड़की ने खुद को बचाने के लिए कभी कोई सबूत पेश नहीं किया। तो यही वजह थी कि विपक्ष का वकील आसानी से यूना के खिलाफ इस जुर्म को साबित कर चुका था। इसके बाद इस पूरे केस के दौरान आज पहली बार यूना को अपनी तरफ से कुछ बोलने की इजाजत मिलती है। वो कहती है कि एक स्टेटलेस पर्सन होने का मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ इस देश में एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाए। प्रेसिडेंट चोई मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहता था और उसे बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी ठीक लगा मैंने वो किया। फिर लास्ट में जज कहता है कि अगली सुनवाई के बाद इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। यही दूसरी तरफ हान को जेल के उस बूढ़े कैदी के साथ दिखाया जाता है। वो हान से कहता है कि मुझे भी पता है कि इन दिनों यहाँ पर किस तरह की बातें हो रही हैं। देखो हान, ये दुनिया तुम्हारे बारे में चाहे कुछ भी समझे, लेकिन मेरी नजर में तो तुम कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रहे। पछतावा करने के लिए ये जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए मेरी बात मानो तो सिर्फ वही करना जो तुम्हारे दिल को ठीक लगता हो। फिर उस रात हान बहुत ज्यादा शराब पीता है और हान का एक बचपन का दोस्त जो शुरू से ही इस पूरे मसले के बारे में जानता है, वो समझ चुका था कि इस समय हान पर क्या बीत रही है। वो उससे कहता है कि यूना को सजा होने से बचा पाना तो नामुमकिन है और इसीलिए अगर तुम सच में उसका कुछ भला करना चाहते हो तो उसे इस देश से भगाना होगा। इसके बाद हान ने खुद भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। फिर उसी रात वो जेल में वापस जाकर अपने उस गार्ड दोस्त की मदद से किसी और को खबर लगे बिना यूना के लॉकअप के अंदर पहुंच जाता है।
आज की रात उसने शर्म के साथ सारे नियम कानूनों को भी ताक पे रख दिया है। यूना भी शायद काफी पहले से इस पल का इंतजार कर रही थी। फिर वो पूरी रात ये दोनों एक साथ ही बिताते हैं और इन दोनों के बीच की शर्म और झिझक अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फिर अगली सुबह वो हान को बताती है कि प्रेसिडेंट चोई ने उसके स्टेटलेस होने का फायदा उठाया। यही वजह थी कि यूना उसके जाल में फंसने से खुद को नहीं रोक पाई। लेकिन बाद में जब उसके प्रेग्नेंट होने के बाद वो उसके बच्चे को मारना चाहता था, तो आखिर में उसे बचाने के लिए यूना ने उसे ही मार दिया। फिर अगले दिन से वहाँ के स्टाफ के साथ साथ कैदी भी ये महसूस करते हैं कि अब हान काफी ज्यादा खुश रहने लगा है। आने वाले कुछ दिनों तक भी वो दोनों छुप छुप कर इस जेल में ही मिला करते थे। फिर एक दिन जब उसके वकील से मुलाकात करने के बाद जब हान को यह पता चला कि यूना को कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही, तो वो यूना को उसके लॉकअप में छोड़ते समय उससे ये वादा करता है कि जब तक वो अपने इस सजा को पूरी करके वापस लौटेगी तब तक हान उसका इंतजार करेगा और वापस आने के बाद वो तोहफे में वो यूना को इस देश की सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। इस जेल में आने के बाद यूना को लगा था कि उसके पास अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अब हान से मिलने के बाद उसे उम्मीद की कुछ नई किरणें नजर आने लगी हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद यूना की उस कोर्ट में आखिरी बार पेशी होती है। यूना और उसके वकील के द्वारा इस बात को काफी अच्छे से रखा जाता है कि आखिर किन हालातों में उसने चोई को मारा था। चोई असल में एक कैरेक्टरलेस टाइप का रईस आदमी था जो लगभग 1 साल तक यूना के स्टेटलेस होने का फायदा उठाता रहा और बाद में अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए ही यूना ने उस तरह का कदम उठाया। यूना का वकील चाहता था कि उसके 10-12 साल की सजा को कम करके 5 साल कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद पता चलता है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने पहले ही मोटा पैसा देकर जज को खरीद लिया है और क्योंकि ये पूरा केस एक स्टेटलेस पर्सन के खिलाफ चलाया जा रहा है तो जाहिर है कि इस देश की मीडिया के साथ साथ बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और इसी वजह से आखिर में यूना को उसके अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उसके वकील के साथ साथ यूना को भी इस तरह की सजा की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और यही वजह है कि हान से मिलने के बाद उसके अंदर जीने की जो इच्छा जागी थी वो अब एक बार फिर से धीरे धीरे कम होने लगी है। इसी दौरान जब इस जेल में उसकी सेल को बदला जा रहा था तो वो पहले की तरह ही एक बार फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। किसी तरह से हान उसे समझाते हुए यह भरोसा दिलाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। इसके कुछ दिनों बाद जब हान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसे पता चलता है कि उस बूढ़े कैदी की सजा को अब उम्र कैद से फांसी में बदल दिया गया है। असल में उसके केस को रीओपन करने के बाद ही इस तरह का बदलाव किया गया है। हान को इस बात से काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो आदमी पहले ही इस जेल में कई साल गुजार चुका है और अब अचानक से उसकी सजा को बदलकर फांसी में बदल देना काफी ज्यादा दुखद बात है। इस बात के लिए वो अपने सीनियर के पास जाकर काफी ज्यादा बहस भी करता है, पर वो भी ये जानता था कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर उस रात हान ने उस बूढ़े कैदी को चिकन के साथ साथ दारू की भी पार्टी दी। इस आदमी को भी अब तक पता चल चुका था कि उसे फांसी होने वाली है और वो ये भी समझ रहा था कि इसीलिए आज रात हान ने उसे ये पार्टी दी है। हान तो उसके सामने अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था, लेकिन फिर कुछ देर बाद ये बूढ़ा आदमी खुद ही बोल पड़ा कि कोई बात नहीं मिस्टर हान, मैं समझ सकता हूँ, ये जिंदगी ऐसी ही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उस आदमी के मुंह से ये सुनते ही हान फूट फूट कर रोने लगा। भले ही ये आदमी इस जेल का एक कैदी है, लेकिन हान का इसके साथ एक अलग ही तरह का लगाव था। वो अक्सर अपने अंदर की बातों को उसके साथ शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करता था, लेकिन अब तो उसका ये सहारा भी उससे छिनने वाला है। वो सोचने लगता है कि कुछ दिनों बाद कहीं यूना के साथ भी सेम ऐसा ही ना हो जाए और इसीलिए वो अगले दिन एक बार फिर से उसके कजिन से जाकर मिलता है। हान चाहता था कि ये लोग एक बार फिर से अपील करके यूना की सजा को कम करवाएं, लेकिन उसका कजिन साफ तौर पर यह कहता है कि कोरिया में रहकर तो यूना को बचा पाना नामुमकिन है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम अब आगे कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे इन हालातों को देखते हुए अब वो समय आ चुका है जब हान ने यूना को इस देश से भगाने वाले फैसले को सच करने के बारे में सोच लिया है। इसके बाद वो एक बार फिर से अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलकर यूना को इस देश से बाहर निकालने का पूरा बंदोबस्त करता है। इस काम के लिए वो उसे भगाए जाने से एक दिन पहले उस पूरी जेल का एक बार बहुत ही अच्छे से मुआयना करता है कि यहाँ पर किस समय कितने लोग रहते हैं और किस किस तरह से लोगों की शिफ्ट चेंज हुआ करती है। फिर अगले दिन इनके प्लान के मुताबिक उसका चाइल्डहुड फ्रेंड एक डिलीवरी वैन लेकर जेल के अंदर आता है। इस पूरे प्लान में इन लोगों ने पहले से भी कुछ और भी ऐसे लोगों को शामिल कर रखा था जिनकी जरूरत शायद यूना को इस जेल से निकलने के बाद पड़ने वाली है। फिर हान ने यूना को उसके वकील से मिलवाने के बहाने उसके लॉकअप से बाहर निकाला और उसे साथ ले जाते वक्त एक सही मौका देखकर हान उससे कहता है कि आज तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें सीधा सी पोर्ट पर जाना है और वहाँ पर तुम्हें एक जहाज मिलेगा जो यहाँ से सीधा चाइना ले जाएगा। इसी दौरान हान का वो गार्ड दोस्त इन दोनों को एक साथ देख लेता है। उसे हान की एक्टिविटी पर शक होता है और इसीलिए वो इन दोनों का पीछा करने लग गया। फिर एक जगह पहुंचकर हान उसे उस जहाज के टिकट के साथ साथ यूना के लिए बनाई गई एक नकली आईडी भी देता है और कहता है कि इन दोनों चीजों की हेल्प से तुम्हें उस देश में आराम से शरण मिल जाएगी। और एक बात का खास ध्यान रखना कि वहां पहुंचने के बाद कुछ महीनों तक मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इन सारी चीजों में दोबारा से फंस सकती हो।
यूना बड़ी ही भावुक होकर उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुमने तो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया है और इसीलिए तुम्हें इस तरह से छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हान उसे समझाता है कि फिलहाल मैं जैसा कह रहा हूँ ठीक वैसा ही करो, अगर जिंदगी रही तो बेशक हमारी मुलाकात दोबारा होगी। इसके बाद ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। यहीं दूसरी तरफ इस जेल में काम करने वाला हान का वो गार्ड दोस्त जब तक इन दोनों के पास पहुंचता है तब तक हान यूना को उस डिलीवरी वैन में बिठा चुका था। वो हान की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि इस डिलीवरी वैन को खोलकर उस लड़की को बाहर निकालो, लेकिन फिर अचानक से ही हान उसे चकमा देकर वो गन उसके हाथ से छीन लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो फिलहाल तो इस डिलीवरी वैन को यहाँ से रवाना करवा देता है। पर जैसे ही कुछ पलों के लिए हान का ध्यान भटकता है तो वो आदमी भी उस पर पलटवार करते हुए गन को वापस उससे छीन लेता है। ये जेल काफी बड़ी है तो अब तक भी वो डिलीवरी वैन मेन गेट से बाहर नहीं निकल पाई थी और फिर वो अपने गार्ड को ऑर्डर्स देकर उस वैन को रुकवा लेता है। लेकिन जब इसके बाद ये लोग उस वैन का दरवाजा खोलकर यूना को वहां से बाहर निकालने के लिए गए तो देखते हैं कि अंदर तो यूना के बजाय कोई और ही लड़की बैठी हुई थी। ये देखते ही उसका दोस्त समझ जाता है कि हान ने यूना को यहाँ से भगा दिया है। फिर वो हान को आड़े हाथों लेकर उसके मुंह से सच निकलवाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी काफी कोशिशों के बाद भी हान कुछ नहीं बताता। यहीं फ्लैशबैक के एक सीन को देखकर हमें पता चलता है कि हान ने यूना को तो पहले ही एक दूसरी दीवार से बाहर निकलवा दिया था और बाद में इस जेल के गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर पहले से ही इस वैन में एक लड़की को बिठा रखा था ताकि अगर बाई चांस ये लोग मेन गेट पर पकड़े भी जाए तो कम से कम यूना तो सही सलामत इस जेल से बाहर चली जाए। यहीं दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं जो सी पोर्ट की तरफ जाते समय हान को याद करते हुए फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसे भी इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि हान ने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ ही दांव पर लगा दिया। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके बाद हमें यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि आज के समय में हान उसी जेल का एक कैदी है जहाँ पर वो किसी समय सिक्योरिटी चीफ हुआ करता था। यूना को इस जेल से भगाने के लिए हान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। फिर एक दिन उसका वो दोस्त जो अभी भी इस जेल के अंदर एक गार्ड है छुपते छुपाते हुए उसे यूना की एक चिट्ठी देता है। वो हान से कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या सोचकर, लेकिन यूना ने ये मेरे एड्रेस पर भिजवाया था। शायद वो ये बात जानती थी कि मैं इसे तुम तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद जब हान अकेले में इस लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो बहुत ज्यादा भावुक होने की वजह से वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। इसके बाद हमें यहाँ से लगभग 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अपनी सजा पूरी करने के बाद अब हान जेल से बाहर आ चुका है और इसके बाद वो सीधा उसी जगह पहुंचकर यूना का इंतजार कर रहा था जहां पर उससे मिलने के लिए यूना ने उस लेटर में लिखा था। यहाँ यूना से मिलने से पहले वो एक बार फिर से अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में सोचने लगता है और वो अंदर ही अंदर उसकी यादों को ये बताना चाह रहा था कि अब हान पुरानी चीजों से मूव ऑन करके एक नई जिंदगी शुरू करने आ रहा है। और फिर कुछ ही समय बाद उसकी नई हमसफर यूना भी यहाँ पहुंच चुकी थी। आज इतने लंबे अरसे बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा भावुक उठते हैं और ऐसे ही इमोशनल बट हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।